अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू वैसे आपने बहुत जगह पे निकाली होगी। एवरेज आपके पास वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। इवन काइनेटिक थ्योरी के अंदर आपस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, हर जगह ये एवरेज वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज डिफाइन कैसे होता है। एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन की, जरूरी नहीं वो फंक्शन करंट और आपके पास पोटेंशियल ही हो, कुछ और भी हो सकता है। हालांकि ये जो चैप्टर है इसी यहाँ पे अपन एवरेज करंट और एवरेज पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एवरेज का और भी डिफाइन हो सकता है और हर जगह डिफाइन होने का तरीका एक ही है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन मान लेते हैं एक्स का है, एक y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और मुझे y की एवरेज वैल्यू चाहिए, ये एवरेज का सिंबल इस तरीके से, ठीक है। तो y की एवरेज वैल्यू चाहिए फॉर x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। तो आप क्या करोगे, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट वाली चीज़ों का आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जितनी वैल्यू है कि भाई क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स निकालो, तो आप सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड करते हो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हो। ये तरीका होता है जब डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, उनका अपन को एवरेज चाहिए होता है। लेकिन यदि वैल्यू कंटिन्यूस हो, जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल समझता हूँ, यहाँ पे देख लो। सपोज y और x के अंदर एक मैंने ग्राफ दिया है, इधर मैंने x लिया है, इधर y, और y और x के बीच में ऐसा कुछ रैंडम सा ग्राफ है, और मुझे x की वैल्यू मैंने बता दी x1 और दूसरी मैंने x की वैल्यू ले रहा हूँ x2। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एवरेज कितना होगा x1 से लगा के x2 के बीच में। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे ये वाला पूरा एरिया चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला पूरा एरिया। अच्छा, पूरा एरिया चाहिए तो उस एरिया के लिए मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैं y को इंटीग्रेट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, और लिमिट कहाँ से कहाँ, x1 से x2। इस तरीके से मैं इंटीग्रेट करूँ, डिवाइड बाई ये आपके पास x वाला इंटरवल। x वाला इंटरवल कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को y की एवरेज वैल्यू दे देगा। कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, ठीक है। तो y की एवरेज वैल्यू इस तरीके से निकलती। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है, जो भी फंक्शन रहेगा, चाहे वो करंट हो या पोटेंशियल हो, वो हमारे पास टाइम का फंक्शन रहेगा। फंक्शन किसका रहेगा, टाइम का। तो उस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो भी उन्होंने टाइम की लिमिट दी है, कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए, t1 से t2 मान लेता हूँ, डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये आ जाएगा मेरे पास उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू, चाहे वो फंक्शन करंट हो या फिर वोल्टेज हो, दोनों कुछ भी हो चलेगा। क्यों, हमारे पास यहाँ कर वो क्या नाम टाइम के फंक्शन की बात होगी, तो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या है और एवरेज वैल्यू अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे इस बात का आपको एहसास हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और बढ़िया तरीके से पता चल जाए। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और हमें पूछा है कि एवरेज वैल्यू चाहिए और टाइम इंटरवल 0 से कैपिटल T के बीच में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कहीं ना कहीं आई की दी एवरेज वैल्यू चाहिए। तो मैं इस करंट को इंटीग्रेट करूँगा और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल T और नीचे टाइम इंटरवल कैपिटल T माइनस 0, यही होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम इंटीग्रेट ही करें, आपको पता है इंटीग्रेट करूं या फिर एरिया लूँ एक ही बात है। और यहाँ एरिया लेना जल्दी और ज़्यादा आसान है, तो मैं एरिया ले लेता हूँ। एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल T माइनस 0, ठीक है। तो ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये I0 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास यहाँ पे करंट की एवरेज वैल्यू आ गई 0 से T के बीच में, ठीक। ये एवरेज वैल्यू कहाँ से आई है, ये मैंने कैलकुलेट की कैपिटल T टाइम इंटरवल के अंदर। अच्छा, यही एवरेज वैल्यू यदि हमें कैलकुलेट करनी हो 0 से T/2 तक, तो क्या होगा, तो बस लिमिट चेंज होगी।
अब यही करोगे ना कि हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2 तक और नीचे आ जाएगा t/2 माइनस 0, यही होने वाला है। अच्छा देखो, अब 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करूँ या एरिया लूँ, एक ही बात है। बेस कितना हो जाएगा t/2, हाइट हमारे पास I0 और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा ये t/2। अगेन आंसर उतना ही आ रहा है I/2, है ना। अच्छा ये वाला चीज़ थोड़ा सा देखने वाला है कि 0 से t तक भी एवरेज वही आया और 0 से t/2 तक भी एवरेज वही है, ये कैसा आया। आप देखो, जब आप 0 से t/2 देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इतने पार्ट की बात कर रहे हो, हाँ है ना। ये वो ग्राफ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका एरिया ये वाला कुछ आएगा। और जब हम बात कर रहे हैं आगे वाले पार्ट की, क्या ये वाले दोनों पार्ट 0 से t/2 और t/2 से t दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। बस एक इंक्रीजिंग है तो एक डिक्रीजिंग है, लेकिन दोनों का आप देखोगे तो एरिया भी इक्वल आएगा और टाइम इंटरवल भी इक्वल आएगा, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल पार्ट है। ये दोनों आइडेंटिकल पार्ट है तो दोनों की एवरेज वैल्यू इक्वल रहेगी। अब यदि क्लास में 2 बच्चों के मार्क्स इक्वल हो, ठीक है, या 2 क्लास के यानी कि क्लास 9A और 9B दोनों के एवरेज मार्क्स इक्वल है, तो 9A और B को एक साथ मिला लूँ तो भी एवरेज मार्क्स उतने ही आने चाहिए। वही बात यहाँ हो रही है। अब 0 से t/2 देखो या t/2 से t देखो या 0 से t देखो, तीनों ही केस में एवरेज वैल्यू एक जैसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा यहाँ पे यदि कभी गिवन ना हो कि एवरेज कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो आप क्या करोगे। ये वाली सिचुएशन सिर्फ एक ही केस में हो सकती है कि जब ग्राफ पीरियोडिक हो, तब वो आपको नहीं बोलेगा कि आप निकालो क्या एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालनी, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस केस में हम एवरेज हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, एक के लिए, क्योंकि आप एक के लिए निकालो या 2 के लिए निकालो, 3 के लिए निकालो, एवरेज उतना ही आएगा। इस वजह से पीरियोडिक वाले ग्राफ के अंदर ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि एवरेज कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। मेंशन यदि कुछ अलग से बोले तो बात अलग है, वरना नहीं मेंशन होगा तो हम हमेशा एक टाइम इंटरवल लेंगे। मेंशन होगा तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे नहीं मेंशन है तो मैं एक टाइम इंटरवल लूँगा, मैं एक टाइम पीरियड की बात करूँगा जहाँ इसका में रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो इतने से पार्ट का मैं एवरेज निकालूंगा। तो करंट की यहाँ पे मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा एक टाइम पीरियड के लिए। तरीका वही है, इंटीग्रेट करूं या एरिया लूं। इतने से पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, इतने से पार्ट के एरिया की बात करूंगा तो हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस कैपिटल T और हाइट कितनी आ गई I0 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल T माइनस 0, तो ये भी उतनी आ रहा है I0/2। ये आ गई करंट की एवरेज वैल्यू एक टाइम इंटरवल के लिए। बढ़िया, तो आप आगे से याद रख सकते हो, जब भी स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट की बात करें, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, तो अब उसकी जो स्ट्रेट लाइन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, यहीं वाले पार्ट का एवरेज चाहिए, तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू प्लस फाइनल वाली वैल्यू दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हो, तब भी आ जाता है। कब, स्ट्रेट वाले में। ऊपर भी देख लो, ऊपर आप 0 से t तक के वाले में ये मत कर देना सर 0 + 0 डिवाइड बाई 2 आंसर नहीं आए। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है सिर्फ 0 से t/2, तो 0 से t/2 तक के लिए आप डायरेक्ट इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 कर दो, और t/2 से t तक के लिए भी सेम वापस इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, और दोनों की जो एवरेज वैल्यू है इक्वल है, तो फाइनल भी उतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट दिया है, हमें एवरेज पोटेंशियल चाहिए 0 से 4 तक के लिए। ठीक है, पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 0 to 4 सेकेंड के बीच में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एरिया लेना चाहिए। यहाँ एरिया को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ये वाला एरिया पॉजिटिव है, अब इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन अलजेब्रिक सम देता है, यानी कि प्लस माइनस के साथ देता है।
ठीक है। इधर वाले पार्ट का एरिया को हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ये आ रहा है 10। नीचे वाले पार्ट की बात करोगे तो कितना आएगा, ये वाला बेस रेक्टेंगुलर है तो एक साइड आ गई 2 और दूसरी साइड आ गई -2, नीचे की साइड में ना, तो -2 लिखूंगा मैं इसे। तो ये वाला एरिया -4, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 - 4 और टाइम इंटरवल 4, तो यह आ गया 6 डिवाइड बाई 4 3/2 वोल्ट। ये हमारे पास एवरेज वोल्टेज आएगा। समझ में आ रही बात, ये एवरेज वोल्टेज। अब हम सबसे प्यारे एग्जांपल की बात करते हैं, वो हमारे पास कमर्शियल एसी की। मैंने बताया कि जो भी कमर्शियली यूज़ होने वाली एसी है वो सब साइनोसॉइडल वेव ही प्रोड्यूस होती है। तो हम एक साइन वेव ले रहे हैं और साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे घर पे जो आती है एसी वो भी साइनोसॉइडल आती है, तो उसके एवरेज की बात कर रहे हैं। तो अब एवरेज अपन अलग अलग इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन, यदि कुछ भी नहीं मेंशन होता तो भी मैं एक टाइम इंटरवल लेता, तो सबसे पहले एक टाइम पीरियड के लिए मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर मैंने आधे टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में 1/4 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 3 डिफरेंट पार्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आराम से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और लास्ट में आपको कुछ आंसर याद रखने के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इस पार्ट को मॉडिफाई करके बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई 1 बाय 1। सबसे पहले वाले पार्ट का आंसर तो आप बिना पेन चलाए भी बता सकते हो। ठीक है, वो है कि सर देखिए, जब आप 0 से कैपिटल टी तक जा रहे हो। अच्छा, पहले थोड़ा मैं ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूँ। ग्राफ यदि मैं बता रहा हूँ टी के साथ ग्राफ बनाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी और यहाँ से आएगा t/2, यही आएगा। देख लीजिए भाई, तो जब 0 से t तक बात करोगे तो 0 से t/2 तक पॉजिटिव एरिया और t/2 से t तक नेगेटिव एरिया। तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया रहेगा। तो आपके पास जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। फिर भी यदि आपको भरोसा नहीं है तो हम बात कर लेते हैं एवरेज करंट की एक टाइम इंटरवल के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की जगह ये I0 साइन ओमेगा टी dt लिमिट 0 से कैपिटल टी। ठीक है, और नीचे t-0, ऐसी बात होगी। और ये I0 बाहर आ जाएगा कैपिटल टी, और अंदर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन ओमेगा टी dt लिमिट 0 से t। और जो भी साइनोसॉइडल ग्राफ होंगे उनकी एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन हमेशा 0 रहेगा, यानी कि साइन और कॉस का हमेशा एक टाइम पीरियड के अंदर जो इंटीग्रेशन है या जो ग्राफ का एरिया है वो 0 रहेगा। रीजन इसका, जितना ग्राफ पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव आएगा। इस वजह से इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर रहेगा 0। यदि पूरे इंटीग्रेशन का आंसर 0 रहेगा तो आपका ये आ गया 0। तो एवरेज करंट या एवरेज पोटेंशियल एक कंप्लीट टाइम पीरियड में पूछा जाए तो साइनोसॉइडल वेव का हमेशा कितना रहेगा, 0। ये वाला याद रखना चाहिए आपको आंसर। क्या आंसर आया, 0। अब दूसरा इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप 0 से t/2 तक की बात कर लो, यानी इतने से पार्ट की बात कर रहे हैं। इतने से पार्ट का आपको एवरेज चाहिए। अच्छा, ये वाला पार्ट तो सिर्फ पॉजिटिव है, तो यहाँ तो 0 तो नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है वही कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं एवरेज निकालूंगा 0 to t/2 तक, तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ i, करंट आपके टाइम का फंक्शन है तो 0 से t/2 तक करंट को इंटीग्रेट करेंगे और नीचे टाइम इंटरवल आ जाएगा t/2 - 0। एक काम करते हैं, करंट की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आएगी I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, लिमिट 0 से t/2। आपको पता है कैपिटल टी कितना होगा, कैपिटल टी को लिख सकता हूँ ना 2π/ω, तो t/2 कितना हो जाएगा, π/ω। तो लिमिट में इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई t/2, चलेगा। अच्छा, अब देखो
यहाँ पे आई नॉट टू डिवाइड बाई कैपिटल टी। अब साइन का अब इंटीग्रेशन की पार्ट पे आते हैं अपन। इंटीग्रेशन में ये बोलूँगा ये वाला जो पार्ट है ओमेगा टी, इस पूरे की जगह टी होता तो शायद मज़ा आ जाता। कैसे? इस पूरे का डिफरेंशिएशन देखो तो एक बार, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट ओमेगा विच इज़ कांस्टेंट, तो फिर इस पूरे को आप ओमेगा की तरह ट्रीट करो, सॉरी टी की तरह ट्रीट करो, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन टी का रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा? साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस का कॉस टी, यानी कि टी किसको माना मैंने? ओमेगा टी को। अब जिसको अपन ने दिमाग में टी माना उसका डिफरेंशिएशन क्या है? ओमेगा, तो उससे अपन करते हैं डिवाइड, तो ये आ गया लिमिट 0 से पाई अपॉन ओमेगा। यदि आपको ये मज़ेदार नहीं लगा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होना चाहिए। ओमेगा टी की जगह नया वेरिएबल मानेंगे, एक्स मान लो, तो आपने ओमेगा टी को एक्स माना, फिर डी एक्स कितना हो जाएगा? ओमेगा मल्टीप्लाई बाई डी टी। इस तरीके से डी टी को रिप्लेस करेंगे, वेरिएबल रिप्लेस होगा। फिर आप चाहो तो लिमिट चेंज करो या फिर दूसरा काम कर सकते हो कि दोबारा लास्ट में वेरिएबल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ आई नॉट डिवाइड बाई कैपिटल टी, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा। लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट ये टी की जगह पाई अपॉन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ठीक है, ये आ गया ट्वाइस ऑफ आई नॉट डिवाइड बाई टी ओमेगा। ठीक है, अंदर वाला पार्ट क्या है? कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये भी 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये आप पास 2 आई नॉट डिवाइड बाई टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ऊपर आपके पास 2। ठीक है, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, एक 2 से 2 भी कैंसिल आउट, तो एवरेज वैल्यू आ गई 2 टाइम्स आई नॉट डिवाइड बाई पाई। ये आपके पास करंट की एवरेज वैल्यू आ गई आधे टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, अच्छा इसी आंसर को मैं एक और तरीके से निकालता हूँ। वो कैसे? कि आपने टाइम का फंक्शन मान रहे हो, ज़रूरी है कि आप इसे टाइम का ग्राफ मानो, आपको इक्वेशन तो यही दी है ना, तो आप इस ग्राफ को टाइम का मानने के बजाय एक दूसरा ही मान लो ना। जैसे मैं मान रहा हूँ कि ओमेगा टी का फंक्शन है, यदि ओमेगा टी का फंक्शन है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आएगी, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पाई। तो यदि वो 0 से t/2 तक के इंटीग्रेशन की बात कर रहा है तो मैं ओमेगा टी के केस में मैं इसे बोल सकता हूँ बेसिकली 0 to पाई की बात हो रही है। देखो आंसर वही आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। दोबारा कर रहा हूँ, देखिएगा। एवरेज वैल्यू चाहिए करंट की आधे टाइम पीरियड के लिए। इंटीग्रेट करेंगे करंट को, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? ओमेगा टी। ओमेगा टी पूरा एक नया वेरिएबल है। ठीक है, तो उसकी लिमिट क्या आएगी? 0 से पाई, और नीचे लिमिट क्या आ जाएगी? पाई -0। नीचे पाई -0 की जो भी लिमिट है वही रहेगी। अच्छा देखो, आई की जगह मैं लिख दूंगा आई नॉट, अंदर हमारे पास साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइड बाई पाई, लिमिट 0 से पाई। अब देखो साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो माइनस का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी। देखो यहाँ और यहाँ इक्वल है ना, इस वजह से अब आपको यहाँ कुछ एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिमिट आप पास 0 से पाई, लिमिट पुट कर देते हैं आई नॉट अपॉन पाई, ये आ जाएगा। अब पूरे ओमेगा टी की जगह रखा जाएगा, देखना माइनस माइनस प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स आई नॉट डिवाइड बाई पाई। मुझे लगता है कि ये वाला जो तरीका है ज़्यादा बेटर है। फिर भी यदि आप इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो
तो अब ये वाला तरीका तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 0 से लगा के t/2 तक जब आंसर निकाला तो आंसर कितना आया, वो आंसर आया मेरे पास 2 टाइम्स पीक वैल्यू डिवाइड बाई पाई, हाँ है ना। अब 0 से t/4 तक निकालना है। अच्छा, बिना निकाले बता सकते हो कि यदि आपको 0 से t/2 तक पता है तो क्या आप 0 से t/4 तक का आंसर बता सकते हो क्या? ऊपर मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा कि देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा इमेजिन करो, जब आप t/4 की बात करोगे, ये वाला ग्राफ 0 से t/4 और t/4 से t/2 दोनों आइडेंटिकल है। देख लो, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, लेकिन एरिया वाइज और नीचे टाइम इंटरवल वाइज तो एक जैसा है। तो जो 0 से t/4 का एवरेज आएगा वो t/4 से t/2 का आएगा। अब दोनों का यदि एवरेज एक जैसा आ रहा है तो रिजल्टेंट का भी उतना ही आएगा। अब इस बात को वाइस वर्सा बोलो, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल सेगमेंट है और दोनों का मिल के जो कंप्लीट बन रहा है उसका आपके पास एवरेज आ रहा है 2I0/पाई। तो ये आप पास 0 से t/2 तक का भी निकालते तो वो भी 2 टाइम्स I0 डिवाइड बाई पाई ही आना चाहिए। इवन t/4 से t/2 का निकालेंगे तो भी वही आएगा। फिर भी यदि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि नहीं हम कैसे मान ले, वैसे ऊपर 1-2 एग्जांपल फिर भी मैंने बोला था, बट एक बार फिर से इंटीग्रेट करके भी आपको एहसास दिला देता हूँ, ठीक है। मैं इंटीग्रेट इसे दूसरे तरीके से ही करता हूँ, यानी कि मुझे अब एवरेज करंट चाहिए 0 टू आपके पास ये t/4 तक की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं करंट को इंटीग्रेट करूँगा, I0 बाहर, अंदर बचेगा साइन ω/t, और मैं इंटीग्रेट एक काम करता हूँ ω/t के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा अपन π/2 माइनस 0। ये कितना बन गया 2I0 डिवाइड बाई पाई, यही बनेगा। और साइन ω/t का ω/t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस ω/t, लिमिट 0 से π/2, 2 टाइम्स I0 डिवाइड बाई पाई, अपर लिमिट रखो, ω/t की जगह π/2, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ये आपस 2I0 डिवाइड बाई पाई, और ये जो हमारे पास वैल्यू है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यही हमारा आंसर रहेगा। और इसी की अपन बात कर रहे थे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि ये जो साइन वाले में एक जो पार्ट आ रहा है, एक वाला पार्ट, इतने से पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आधा टाइम इंटरवल की, आधा टाइम पीरियड की, वहाँ पे एवरेज कितना था 2 टाइम्स पीक वैल्यू डिवाइड बाई पाई। ये रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा, ठीक है। यदि हम AC करंट या AC वोल्टेज की बात करते हैं तो दोनों ही टाइम के साथ वेरिएबल होते हैं, और हमने उनके लिए एक एवरेज वैल्यू निकाली है जो कि फिक्स नंबर होगी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो फिक्स नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज करंट या वोल्टेज। तो उसको समझने के लिए हमने कहा कि हमारे पास एक सर्किट लिया है मैंने, और इस सर्किट के अंदर एक AC सोर्स लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस R, तो AC सोर्स है तो ये जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है ये टाइम के साथ चेंज होने वाला है, ठीक है। और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी ये करंट भी हमारे पास टाइम के साथ वेरिएबल होगी, ठीक है। तो सपोज इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऑपरेट किया है, फॉर एग्जांपल T टाइम के लिए इसको मैंने ऑपरेट किया है, T टाइम के लिए ऑपरेट किया तो यहाँ पे इस सोर्स के अंदर टोटल Q चार्ज फ्लो हुआ, कौन से AC सोर्स के अंदर। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो वोल्टेज और ये जो करंट है इनकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी हो रही है, वेरिएबल है, एक जैसी नहीं है। लेकिन अब मैं एक दूसरा सर्किट ले रहा हूँ जहाँ पे रेजिस्टेंस उतना ही ले रहा हूँ। ये वाला जो अब मैंने सोर्स लिया है ये DC सोर्स लिया है, यानी कि एक बैटरी ली है जिसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज नहीं होने वाली, यानी वोल्टेज फिक्स लिया है। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ऑफकोर्स वो भी DC करंट फ्लो होगी, तो ये भी कांस्टेंट है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो DC वाला है
ये वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट लूँगा तो करंट डिफरेंट डिफरेंट आएगी। और इसी सर्किट को भी मैं एग्जैक्टली उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट करवा रहा हूँ, टी टाइम के लिए। तो यहाँ पे एक वोल्टेज की वो वैल्यू आएगी जब इस सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा जितना एसी वाले सोर्स के एसी वाले सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो हुआ है। तो उस केस में ये जो डीसी वैल्यू आएगी ये वही वैल्यू होगी जो आपके पास इस एसी सोर्स का आप एवरेज निकालोगे। इस एसी वोल्टेज के आप एवरेज वोल्टेज निकालोगे तो बिल्कुल डीसी वाले की इक्वल आएगी। और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है एसी करंट, इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो बिल्कुल इस डीसी वाले की एवरेज वैल्यू, डीसी वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वल आएगी। तो डीसी वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास ये बता रही कि सर्किट में इफेक्टिवली कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। चार्ज ट्रांसफ़र के बेसिस पे हमने एवरेज वैल्यू डिफाइन हुई है। एक बार दोबारा बोलूं कि यहाँ पे दो मैंने डिफरेंट सर्किट लिए हैं कि एसी वाले को मैंने एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट करवाया एक रेजिस्टेंस पे, उसी रेजिस्टेंस पे मैंने डीसी वाले को ऑपरेट करवा रहा हूँ। तो डीसी वाले की क्या वैल्यू रखूँ कि दोनों सर्किट में इक्वल चार्ज फ्लो हो जाए। तो जो डीसी वाले की जो पैरामीटर है, चाहे वोल्टेज हो करंट हो, वो एसी वाले सर्किट के एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि एवरेज वैल्यू जो है वो आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र पे डिपेंड होगी या उस पर बेस होगी। दूसरी में निकालेगा द वोल्टेज एट विच चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट इज इक्वल टू द चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट इज कॉल्ड एवरेज वोल्टेज प्रोवाइडेड बोथ एसी एंड डीसी सर्किट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस हो दोनों सर्किट में, एंड ऑपरेटेड फॉर सेम टाइम पीरियड। दोनों को मैं एक इक्वल, इसको यदि 10 मिनट के लिए ऑपरेट करवा रहा हूँ तो दूसरा भी 10 मिनट के लिए ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है यानी कि एवरेज वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो वो कहीं ना कहीं एवरेज वैल्यू ये बताएगी कि चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ। बराबर है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा